अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। आई होप सो कि आप लोग उठ चुके होंगे और अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे। तो कि सर्दी इतनी ज्यादा अनवार बढ़ चुकी है कि लोगों के लिए सुबह सुबह उठना भी बहुत मुश्किल होता होगा। हम समझ सकते हैं कि सुबह सुबह ना सिर्फ उठना बल्कि ऑफिस पहुंचना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क लग रहा होता है। थैंक गॉड कि ऐसे में बच्चों को स्कूल की छुट्टियां हैं और बच्चे घर पे रिलैक्स कर रहे हैं। बाहर लेकिन जो सड़कों पे जो हालात हैं इस वक्त, धुंध के जो धुंध पड़ रही है, कल भी हमने देखा जीरो विजिबिलिटी थी और इस तमाम तर सूरत हाल में यही कहा जाता है कि आप गैर जरूरी सफर से गुरेज ही करें, इस्तेनाब भी करें। जो मोटरवेज हैं, हाईवेज हैं, डिस्कस कर रही थी मेकअप रूम में हमारे साथ कि उनको मोटरवे पे सफर करना पड़ा और कितना सफर करना पड़ा एक्चुअली, कि अगर आपने नेक्स्ट डे ऑफिस जाना हो या फिर कोई भी अगर लिंक बंद हो जाए वहां से आपको रूट करना पड़ता है जीटी रोड की तरफ। तो फिर वहां पर तो और मुश्किल होती है, सड़कें उस तरह से नहीं है। अच्छा, और मनाजिर भी आप देखें, कराची में भी खूब ठंड पड़ने वाली है, सख्त सर्दी की आमद की पेशन गोई तो वहां पर भी कर दी गई है। और ये कहा क्योंकि कराची वालों को आदत नहीं है उस तरह से ठंड की, तो उनकी जो जैकेट्स हैं, जो कंबल हैं, मेरा ख्याल है इस मौसम में इस सर्दी में पहन रहे होते हैं ना कराची वाले, वो मुझे लगता है इस बार उनको ठंड से बचने के लिए, सर्दी को रोकने के लिए उन्हें वो पहनने पड़ेंगे क्योंकि एक नया सिस्टम एंटर हो रहा है। तो आज से ये सिलसिला कराची में भी और अब ये मिड ऑफ जैन तक या थोड़ा सा एंड ऑफ जनवरी तक की थोड़ा सा सिलसिला रहेगा। और ऐसे में वाह क्या मजे की बात है, कितनी अच्छी अच्छी तस्वीर हमारी टीम जनाब शेयर कर रही है। सूप सर्विंग हो रही है, मछली बन रही होती है, बारबेक्यू के अनवार प्लान्स किए जा रहे होते हैं, वो भी बटेर के। मतलब लोगों को कितना शौक है। सर्दियों में जो खाबे हैं वो वाकई डिफरेंट हो जाते हैं। गर्म चीजों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, फिर हलवा जात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो सर्दी को वेट भी बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह है, जब आप एक क्वांटिटी में नहीं खाएंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में, तो वेट बढ़ेगा। जिस तरह आप कह रही थी कि सर्दी को रोकने का क्या तरीका, तोड़ क्या है, तो पहले तो गर्म कपड़े हैं, एहतियात जरूर करें, अपनी केयर जरूर करें क्योंकि इलाज से एहतियात ही है। अच्छा, थोड़ा सा वैसे खाने पीने में मेरे ख्याल से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये ठंड में अनवार हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम कितना खाना एक्चुअली खा रहे हैं और क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं, खाने की जो मकदार है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है और जैसा कि मैंने कहा कि वजन वो भी बढ़ जाता है, उसको घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, 35 क्रॉस कर चुके हैं, तो वजन घटाने में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हम बिल्कुल सेफ हैं। प्रोग्राम में नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। सियासी इंतशार के दौर में कौमी इत्तेफाक़े राय हो पाएगा? खराब मुआशी सूरत हाल के बाद दहशतगर्दी नया चैलेंज। सिंध में मची सियासी हलचल, एमक्यूएम की हुकूमत को धमकी, बिलावल हाउस में बड़ी बैठक। इमरान खान का दौरे हुकूमत आमराना करार, रिपोर्ट में इंकशाफ। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट पाकिस्तानी बल्लेबाजों का इम्तिहान बन गया। एक दिन की तनख्वाह 13 करोड़ रुपए, रोनाल्डो पर नोटों की बारिश। ये भी बताएंगे कि डिप्रेशन का इलाज होगा योगा और न्यूमरोलॉजी से भी मुमकिन है। और वायरल वीडियो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी यकीनी तौर पर। और ये बात भी दुरुस्त है, सेगमेंट 1 शामिल करते हैं कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो खेल बिल्कुल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है। हमने अमेरिका और अफगान तालिबान के लिए जब दूसरा इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, उस इजलास की जो सूरत हाल आपसे शेयर कर रहे हैं कि जो मईशत की भी खराबी है वो कोई एक दिन का खेल नहीं है। जिस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट में IMF का जो मुआहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी की गई थी, यकीनी तौर पर वो खिलाफ वर्जी करना भी एक जुर्म था क्योंकि उसका खुमियाजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। और अनवार, जो दहशतगर्दी का एक चैलेंज पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है, जिसका सामना करना पड़ रहा है, जो मुआशी हमारी सूरत हाल है वो तो बिगड़ी हुई है, सियासी सूरत हाल भी संभलने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जो हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं, जो बड़े हैं, वो सर जोड़कर बैठे हैं। कौमी सलामती कमेटी का जो ये दूसरा अहम इजलास हुआ है, इसको बहुत ही अहमियत दी जा रही है, बहुत ही अहम तस्वुर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ये बैरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और जो अंदरूनी मामला है कैसे इससे निपटना है और ये मामला कैसे हल होंगे, इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया इन न्यू पाकिस्तान। कौमी सलामती कमेटी का दूसरा अहम इजलास हुआ है, आप क्या समझते हैं कि जो हसास मामला है ये किस तरीके से हल होगा? दहशतगर्दी की जो हालिया लहर का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। देखें, बात यह है कि कौमी मईशत और सिक्योरिटी का आपस में गहरा ताल्लुक है। इसीलिए जब एक साल कबल, बल्कि इस साल के अवाइल में जनाब इमरान खान साहब की सरबराही में एक नेशनल सिक्योरिटी प्लान बनाया गया था और उसमें
मईशत को, इकॉनमी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई थी और कनेक्टिविटी की बात की गई थी कि इर्द गिर्द के जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, और हमारी इकॉनमी जब बेहतर होगी तो हमारी सिक्योरिटी जो है मजबूत होगी। तो इस पस मंज़र में अगर हम देखें पिछले 8-10 माह में, तो सिर्फ हमारी मईशत ही बहरान का शिकार नहीं हुई, मुल्क माशी बहरान का शिकार नहीं हो, हमारे सिक्योरिटी के लिए मसाइल भी बढ़ गए हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अभी ताज़ा वेव आई है, इसका आप इस तरह से ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं सिक्योरिटी से कि जब आप जो कबायली इलाके आपने मुद्गम किए पाकिस्तान में, इंतज़ाम किया उनका सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके लिए आपको वसाइल दरकार थे, लोगों को रिहेबिलिटेट आपने करना था, वहाँ अपने तरक्याती काम करना था, लोगों को ये यकीन दिलाना था कि ये जो इंतज़ाम हुआ है ये आपके अपने इलाके के मफाद में है, अवाम के मफाद में है, और इसका मकसद जो है खुदा न खास्ता ये नहीं है कि KPK या पाकिस्तान पर आप पर कोई गलबा हासिल करना चाहता है, बल्कि आपको मेन स्ट्रीम में लाकर आपकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते खोलना चाहता है। लेकिन जब मईशत आपकी बैठ गई तो आप कुछ भी नहीं कर सके। उसका फ़ायदा दहशतगर्दों ने उठाया। इसमें ज़ाहिर बात है हमारी खारजा पॉलिसी का भी ताल्लुक़ है कि जब ये तासुर अफ़गानिस्तान में पुख्ता हुआ और कि हम शायद अमेरिका के डिक्टेशन की वजह से वो कुछ नहीं चाह रहे जो अफ़गानिस्तान चाहता है। अफ़गानिस्तान ये चाहता था कि हमें अपनी आज़ादी से काम करने दें और ये आपके 55,000 या 50,000 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको वापस ले जाएं, अब मेन स्ट्रीम धारे में लेके जाएं, ताकि हम पर भी बोझ ना पड़े, हमारी सरजमीन भी आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो और हमारे वसाइल भी हम अपने आप पर खर्च कर सकें। तो वो हम उस काम में भी हम पीछे हट गए। इसका ताल्लुक भी बहरहाल मईशत से भी है, लेकिन मईशत जो कमज़ोर हुई है वो उस रजीम चेंज से हुई है, और रजीम चेंज में बुनियादी जो उनसर था वो हमारी खारजा पॉलिसी का था कि हम जिस तरह तेज़ी से चीन की तरफ, रूस की तरफ, तुर्की की तरफ जा रहे थे उसको नापसंद कर रहा था अमेरिका, नापसंद कर रहा थे हमारे बाद मुस्लिम ममालिक, तो उनका एक दबाव था जो हमने कबूल किया। तो इसलिए मईशत और लेकिन इरशाद साहब सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि KPK को दहशतगर्दी का सामना है। इसी सूरत हाल में देखें तो जो वजीर आला है महमूद, KPK के वजीर आला है, उन्हें ही इजलास में नहीं बुलाया गया जब तमाम सियासी अस्करी क़यादत वहां पर मौजूद थी। तो महमूद खान किधर थे? उनका होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये तो अब ये सवाल बनता है ना कि क्या हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भी एक सियासी फोरम बना रहे हैं, या इसका ताल्लुक वाक़तन कौमी मसाइल से है, कौमी मामला से। ये कौमी इदारा है जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है और जिस पर बराह रास्त असरात मुरतब हो रहे हैं, उसके बाद बाकी पाकिस्तान पर भी मुतासर होते हैं। उनको आप इजलास में नहीं बुलाएंगे, या तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन दी जाए। ये बताया जाता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को हमने बुलाया, वो नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि इस फोरम पर आप कोई ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे जिसमें आप समझते हैं कि महमूद खान का होना ज़रूरी नहीं है, या अगर वो होंगे तो हमारी डिस्कशन का रुख बदल भी सकता है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ बड़ी गलती है, ज़्यादती है। और हमें जो नेशनल इश्यूज़ पर जब हम करते हैं बात के जनाब इश्तराक अमल होना चाहिए, नेशनल इश्यूज़ पर हमारी इत्तेफाक राय होना चाहिए, तो इस तरह से तो इत्तेफाक राय नहीं हो सकता कि मुंतखब वज़ीर आला को आप नहीं बुलाएंगे जो स्टेक होल्डर है, तो उसके बाद कौमी इत्तेफाक राय कैसे पैदा करेंगे? इस तरह तो नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत उसकी थी, महमूद खान की थी कि तो वो अपनी इनपुट दे सकें, वो बता सकें ये सीज़ फायर क्यों नाकाम हुआ, वो बता सकें कि नई लहर कैसे आई और क्या क्या वजूहात हैं, ताकि जब कोई नेशनल एक्शन प्लान में कोई तब्दीली हो या उसको मौसर तरीके से आपने जो है बुरुए कार लाना है। मैं जानना चाहूंगी कि खान साहब को तोशा खाना केस के हवाले से कौमी असम्बली की रुकनीत से भी नाअहल कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन के पास इसकी पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला भी महफूज है, और इससे पहले नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने और गोशवारों में ना जाहिर करने की बुनियाद पर भी नाअहल किया गया था। पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है। पाकिस्तान में जब ये मुमकिन है कि एक चलती
कोई हुकूमत जो है अचानक उसको हटा दिया जाता है और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है, अदम इस्तेकाम का पाकिस्तान शिकार हो जाता है, मजाक बन जाता है, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन असल में सोचना ये है कि इस तरह से जब भी हमने किया है या रियासत और रियासती इदारों ने ये काम किया है, उसका फ़ायदा क्या हुआ है पाकिस्तान को। नवाज शरीफ साहब को इस तरह से नाअहल करार देने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, क्या वाकई मुस्लिम लीग नून जो है वो कमज़ोर हो गई, आपको इक़्तिदार बाकायदा प्लेट में रख कर उनके हवाले करना पड़ा। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, पीपल्स पार्टी उस वक्त कमज़ोर हुई जब उसकी बागडोर जनाब जरदारी साहब ने संभाली और जरदारी साहब के 5 साल मुकम्मल हुए, लोगों को पता चला कि जनाब ये डिलीवर नहीं कर सकते, तो पीपल्स पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई। वरना इससे पहले जितनी भी कोशिशें हुई हैं और जितनी भी गैर सियासी इक़दामात हुए हैं या मसनूई इक़दामात हुए हैं जमातों को बनाने के या बिगाड़ने के, उसका नतीजा हमेशा यही निकला है, नुकसान ही हुआ है मुल्क का, कौम का, वक्त ज़ाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह, ये जो हम दहशतगर्दी की नई लहर की बात कर रहे हैं, हमारे 8 महीने जो गुजरे हैं, 9 महीने, उसमें देखना चाहिए कि हमारे आर्मी चीफ साहब का जो थे जनाब जनरल बाजवा साहब, वो क्या कर रहे थे। वो तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे हुए थे, वो उनकी तो तवज्जो ही नहीं थी। बाकायदा ये शिकायत थी कि उनके पास अपने लोगों को मिलने के लिए वक्त नहीं होता, क्योंकि सियासतदानों से वो मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, प्लान तैयार कर रहे होते हैं। तो जब आप अपना काम नहीं करेंगे और फिर एक ऐसा अमल या एक ऐसा तजर्बा जो बार बार नाकाम हो चुका है, सियासतदानों को मंजर से हटाने का और मकबूल सियासी जमातों को कमज़ोर करने का, मजबूत सियासी जमात जो होती है या एक अवाम में मकबूल सियासत जो होती है, सियासी शख्सियत होती है, वो मुल्क का असासा होती है, कौम का असासा होती है, कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक की अलामत होती है। जब भी आप उसको कमज़ोर करते हैं तो बेसिकली आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे होते हैं। ये बात ठीक है। शाह साहब, खान साहब की बात है, अपने प्ले बॉय होने का वो एतराफ़ कर रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर गैर अखलाकी इस्लाह है। और आप ये देखें कि हालिया मुबैना ऑडियो मंजर आम आने के बाद ऐसा लगता है कि वो अभी तक इस इस्लाह में ही रह रहे हैं। यकीनी तौर पर यह काबिल मज़म्मत है। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की अगर बात करें तो बहरान तक पहुंचाने में खान साहब भी इस तमाम तर सूरत हाल में बड़ी जिम्मा तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि IMF के प्रोग्राम पर अमल उन्होंने भी नहीं किया। ये तो खान साहब ही बता सकते हैं। खान साहब की तरफ से मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ। बाकी हमारे यहाँ जिस किस्म की लीडरशिप मौजूद है, इसी पर गुजारा करना पड़ेगा हमें। या तो हमें कोई मुतबादल लीडरशिप ऐसी दी जाए जो इकबाल के ख्वाबों की ताबीर हो, और इकबाल ने जो खूबियाँ बयान की हैं सारी खूबियाँ उसमें बयान मौजूद हूँ। इस वक्त जो अवेलेबल क़यादत है उसी पर ही हमें इक्तफा करने पड़ेगा, उसको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि अवाम उसके साथ हैं। और वो फिर डिलीवर ना कर सके तो अवाम को ये मौका देना चाहिए कि वो किसी को रिजेक्ट कर सके या किसी को कबूल कर सके। हम आप कौन होते हैं किसी को लीडर बनाने वाले या लीडर करने वाले। खान साहब जो भी हैं वो जवाब दें कि ये सवाल बाजवा साहब ने क्यों उनसे किया और उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं उस मुलाकात में मौजूद भी नहीं था। ठीक है, लेकिन जनवरी फरवरी में ये क्या साराइयाँ हो रही थी कि जनरल बाजवा साहब ने किसी महफिल में ये कहा है कि पाकिस्तान में कोई गद्दार या बागी नहीं है, सबको वापस आना चाहिए और सबको कौमी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। और उसमें PTM का नाम लिया जाता था और बानी मुत्तहिदा का नाम भी लिया जाता था। मैंने खुद कोई तस्दीक नहीं की, ना बाजवा साहब से ये सुना है, लेकिन उनके हवाले से बात चलती थी। और इस इत्तेहाद को अब जो नतायज सामने आएंगे उससे पता चलेगा कि ये इत्तेहाद फितरी अंदाज में हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस के तौर पर हो रहा है, या इनको कोई इकट्ठा कर रहा है। और इकट्ठा करने का मकसद क्या है? क्या हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है? क्या तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है? या जनाब अल्ताफ साहब की बहाली है सियासत में? अब ये इत्तेहाद होगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर वो इत्तेहाद होता है, एक जमात जो 3-4 हिस्सों में बढ़ चुकी है इकट्ठी होती है और कराची के लिए को बेहतर करती है, तो मेरे ख्याल सर आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, आप तस्करा हैं MQM के इत्तेहाद से मुतालिक, और हमेशा जो MQM है वो गवर्नमेंट पर, हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए हमेशा से कोशा रहती है। तो एक मामला तो कराची का है, दूसरा जो उनकी जमात मुत्तहिद हो रही है, अब क्या कहेंगे आप इस पर?
मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये फैसला हम अवाम पर छोड़ें कि वो मौजूदा मसाइल का जिम्मेदार किसे समझते हैं और किस शख्सियत को या किस पार्टी को इस काबिल समझते हैं कि वो उनके मामलात को आगे चला सकते हैं, बेहतर अंदाज में चला सकते हैं और उनके मसाइल और मुश्किलात का ख़ात्मा कर सकते हैं। अगर ये बुनियादी उसूल तय हो जाए और इसी बुनियादी उसूल पर दुनिया भर में जमहूरियत चलती है, मुल्क चलते हैं, मुआशरे चलते हैं, तो फिर हमें इसमें ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवाम पर ये फैसला छोड़ दें। अवाम मेरा ख्याल है बेहतर अंदाज में फैसला कर लेंगे कि किसने मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। नुकसान तो सब ने पहुँचाया। हमारे सियासतदान ने अल्लाह माशाअल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी लड़ाई झगड़ों फसाद से जमहूरियत को भी कमज़ोर किया, मुल्क को भी कमज़ोर किया, अवाम को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये अब अवाम ही ये फैसला कर सकते हैं कि उनके लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ। हमारे स्टेशन थे, उनका ये कहना था कि तमाम ही जो सियासतदान हैं उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और हमारे पास भी कोई ऑप्शन ऐसे तो मौजूद नहीं है किसी भी लीडर को सिलेक्ट करने की। तो जो लोग हमारे पास मौजूद हैं उन्हीं को रिफॉर्म्स करने हैं, उन्हीं को हमारे बारे में सोचना है। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब की सियासत में हलचल के बाद कुछ रुख करेंगे सिंध का, वहां पर भी सियासत में जो हलचल है वो हमें काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। एमक्यूएम ने इस वक्त हुकूमत को धमकी दी है कि वो हुकूमत से निकल सकते हैं अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी इस हवाले से कह रहे हैं कि 15 जनवरी को जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले हल्का बंदियां अगर दुरुस्त नहीं की जाती तो फिर एमक्यूएम ये फैसला करेगी कि हुकूमत में रहकर इंतखाबात में जाना है या फिर हुकूमत से अलग होकर। बिल्कुल। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध के हवाले से जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए जो बिखरी जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल जो मुस्तफा कमाल हैं और फारूक सत्तार हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम करने को इनिशियली तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कराची की सियासत में हो पाता है कि नहीं हो पाता है। कराची की जो सियासत है वो इस वक्त मरकज़े निगाह बनी हुई है। इसी हवाले से बात करते हैं साबिक रहनुमा एमक्यूएम रजा हारून हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। अच्छा, पंजाब के बाद सिंध में अब एमक्यूएम ने हलचल मचा दी है और एमक्यूएम ने हुकूमत छोड़ने की धमकी भी दी है, तो विफाक के नुमाइंदे कराची में मौजूद हैं, बल्दियाती जो हल्का बंदियां हैं, ये इशू हल हो पाएगा या नहीं? मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता भी नहीं है कि ये कोई बहुत ही संजीदा किस्म का एहतजाज इस सियासत जरूरत है। इस वक्त कराची शहर में जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं वो 15 जनवरी को होने हैं, तो किसी भी तरीके से ये नामुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियां हो सकें। ये बहुत बड़ा इशू है और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहते कि इंतखाबात अपने वक्त पर, उनको डिले करना चाहते हैं, उनकी सियासी जरूरत है। और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी बस दरमियान हम क्या देख रहे हैं कि नोरा कुश्ती हो रही है? देखिए, कराची की जो सियासी सूरत हाल है मौजूदा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2013 के इलेक्शन के बाद जो 2018 में इलेक्शन हुए थे, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेन्युइनली बहुत ज्यादा पब्लिक के वोट्स हासिल किए, बड़ी मैच सपोर्ट रही उनको 2018। उसके बाद जितने भी आप देखेंगे जो तवातुर के साथ ज़िमनी इंतखाबात हैं, चाहे वो बल्दिया की सीट का हो या कोरंगी की सीट का हो, इवन एमक्यूएम के अपने गढ़ की जो सीटें थी वहां पे इलेक्शन हुए, तो वो सारे के सारे तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा जीत गई और एमक्यूएम वहां पर चौथे और 5वें नंबर पे रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी अपने रिवायती इलाकों में हारी है और एक आध इलाके के अलावा जीत नहीं सकी। तो इन सबको मालूम है कि बल्दियाती इलेक्शन के पहले फेज में तो सिंध के बाकी अजला में जो इलेक्शन है वहां तो पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, ये वो इलाके हैं जहां पे इनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों का, इमरान खान साहब का बहुत ज्यादा जोर है। तो वो नहीं चाहते कि इन 2 शहरों में या 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इंतखाबात हों, ताकि जिसके जरिए, तो बेसिकली जो खौफ है वो ये है। और दूसरी बात
कि कई सीटों पर कराची की अगर आप ज़मीनी इंतखाबात देखेंगे तो वहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अभी कोरंगी का इलाका है कराची में, जो कि एमकेएम का गढ़ कहलाता है। वहां एमकेएम अभी हालिया ज़मीनी इंतखाब में सिर्फ 64 वोटों से जीती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 64 वोटों से हारी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि आज कराची शहर के अंदर नौजवानों की बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद, घरेलू जो हमारे घर के जो अफराद होते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद से इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है। दूसरे नंबर पर वहां जो हाफिज नईम साहब हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कराची के इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा तहरीकें चलाई हैं, एहतजाज किए, वो एक कराची की आवाज बन चुके हैं। जमात इस्लामी से हटकर हाफिज नईम साहब की अपनी शख्सियत जो है उसको कराची के अंदर बहुत पसंद किया जाता है। तो तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, फिर कराची की जो डायनेमिक्स है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर है। तो लिहाजा तमाम सियासी कशमकश की चीजें हैं। तो एमकेएम भी समझती है इस बात को कि उसके लिए बहुत मुश्किल है, उनके पास न अभी कोई कॉम्पिटेंट लीडरशिप है, ना कोई कैरिज्मेटिक लीडरशिप है। ये जो मिलने की कोशिश हो रही है, इसके बावजूद इतने कम वक्त में कोई भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो सकेगा। तो ये तो इस वक्त जो पार्टी के संजीदा रवैये की वजह क्या बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? मुत्तहिदा से जो भी बातचीत होती है उस पर आसिफ अली जरदारी हमेशा राजी दिखाई देते हैं, तो इस बार क्या हुआ? हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी एग्जैक्टली क्या चाह रही है? देखिए, एमकेएम के जो दोस्त हैं उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने मायदा किया था आसिफ जरदारी साहब से। आसिफ जरदारी साहब तो एक जमाने में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब से जब मायदा करके उन्होंने कहा था कोई कुरान तो थोड़ी होता है कोई, नाउजुबिल्लाह। तो ये मुआहदे, ये अंडरस्टैंडिंग एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो ऐसे किसी भी मुआहदे की पासदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी नहीं है। उन्होंने मायदा किया जरूर है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो एमकेएम की 4-6 सीटों का एक वेटेज था इस कोलिशन को फॉर्म करने में, वो भी अब खत्म हो चुका है। जब से ये 8 सीटों के इलेक्शन हुए, खान साहब 6 सीटें जीते हैं, तो अभी 8 सीटों का वॉइड है, 6 सीटों का वॉइड आ गया है नेशनल असेंबली में, जो कि एमकेएम के नंबर्स को जो है वो क्रॉस कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एमकेएम के पास तो सियासी जोर इस वक्त है नहीं कि वो कोई अपने सियासी जोर की वजह से या अपने नंबर्स की बुनियाद पे इस कोalition गवर्नमेंट को वो नुकसान पहुंचा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि इस दफा भी सूबाई हुकूमत उनकी है, अगली सूबाई हुकूमत भी जिन इलाकों से वो मुंतखब वो आते हैं उन्हीं की होगी। तो ये उनके लिए मजबूरी नहीं है। अब एमकेएम की पोजीशन पहले तो आप देखते थे ना कि ये होता था कि जी एमकेएम हुकूमत में जा रही है, आ रही है, लेकिन एक ही पार्टी के साथ, एक टेनियर में एक ही पार्टी के साथ। इस दफा तो एमकेएम ने भी बड़ा कमाल कर दिया कि एक ही टेनियर में उन्होंने पहले तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के मजे लिए, अब वो जो है हुकूमत में इस वक्त वफाकी सतह पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उल इस्लाम और दीगर तमाम साथियों पार्टियों के साथ जो है वो एक ही टेनियर में वो तमाम पार्टियों के साथ हुकूमत के मजे ले रही है। और अवाम में, अवामी सतह पर ना इनके लीडरान की कोई पजीराई है इस वक्त, फिल वक्त ना वो इस तरह की कोई एहतजाज की, अवामी एहतजाज की किसी बड़ी फजा को जो है वो ग्रूम कर सकेंगे, कोई कॉल दे सकेंगे। लेकिन रजा साहब, अभी ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी से दो टोक बहस करने का फैसला कर लिया है। आपको क्या लग रहा है जो स्टांस इस वक्त वो पेश कर रहे हैं उससे पीछे हटेंगे किसी भी सूरत में? ठीक है, वो कह रहे हैं दो टोक, उनकी बात मान लेते हैं कि दो टोक बहस करेंगे, और यही हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मीडिया भी यही होगा। आप देखिएगा दो टोक बहस के बाद क्या होता है और 2-4 दिन बाद क्या होता है। ये कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। हाँ, कुछ सियासी जरूरियात जरूर हैं, और वो सियासी जरूरियात इस वक्त आने वाले इवेंट यानी 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शन को लेकर हैं, और वही परेशानी का बाइस है। उसी के हवाले से सबकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, उसी को टैकल करने के लिए तमाम चीजें हो रही हैं। देखते हैं, किसी भी बड़े फैसले को करने से पहले एमकेएम को ये जरूर सोचना चाहिए। देखें, बड़ा गैर सियासी सोच है, बड़ा गैर सियासी फैसला है कि विफाक में आप उन्हीं जमातों के साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं और सूबे के अंदर आकर आप उसी जमात के साथ आप कहते हैं दो टोक फैसला करना है। तो इनको दो टोक फैसला पहले अपने इसलिए करना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी खासा अभी पर दिखाई दे रही है, एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने के हवाले से। तो क्या इतलात है सर आपके पास? मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम करने को तैयार हो जाएंगे? ये कंफर्मेशन हो चुकी है? मेरे ख्याल में इतना ज्यादा पानी इनके सरों से गुजर चुका है, इतने ज्यादा
एक दूसरे के लिए ये कहला चुके हैं, मतलब गाली गुलूज तक हो चुकी है, और क्या क्या इल्जामात करप्शन से लेकर, जाती नौयत से लेकर, और यहाँ तक के खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए तो मुस्तफा कमाल ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि भारत से ताल्लुकात वाली बात की थी। तो इतनी सारी बातें कर दी हैं, लेकिन कराची के अवाम का एक प्रेशर है, और कराची के अवाम, खसूसन कराची के जो बुजुर्ग हैं या जो एमकेएम का पुराना सपोर्टर है, वो ये जरूर चाहता है कि तकसीम की वजह से नुकसान हो रहा है, इसको कम से कम करने के लिए सब मिल बैठे। मुझे लगता नहीं है कि ये कोशिश कामयाब होगी। मुझे इनकी नीयतों के हवाले से बड़ा शक्कूक व शुबात है। मुझे नहीं मालूम कि इनका प्लान क्या है, इनका विजन क्या है। फिर हमें ये भी नहीं पता कि आया अभी तक इन्होंने, इतने दिन हो गए ये, इन्होंने एक फीलर तो जरूर छोड़ दिया है मीडिया के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दौरे करके, लेकिन अभी तक ये बात तय नहीं हुई है कि क्या ये सारी पार्टियां आपस में मर्ज होकर एमकेएम बन रही हैं, या अपनी अपनी हैसियत में ये पार्टियां रहेंगी, पीएसपी अपनी जगह रहेगी, एमकेएम पाकिस्तान अपनी जगह रहेगी, और ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जाएंगे। जब तक ये ऐसी कोई बात नहीं करते हैं, उस वक्त तक हम इसके लिए कोई कॉमेंट कर नहीं सकते। एक बात मैं आपके नाज़रीन को जरूर बता दूंगा, ये तमाम लोग, इंक्लूडिंग मौजूदा एमकेएम पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल साहब या फारूक सत्तार साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इन सब ने अपनी अपने क़यादतों के अंदर अपनी अपनी पार्टियों के मैंडेट को खोया है, बढ़ाया नहीं है। तो ये सक्सेस स्टोरीज नहीं है ये लोग, कि ये एक जगह जमा हो जाएंगे तो बड़ी सक्सेस हो जाएगी। ये तो वो लोग हैं जो कि फेलियर्स की स्टोरियां हैं तीनों की। तो अगर ये एक जगह जमा होंगे तो आप सोचें, जब 3 फेलियर जमा होंगे तो एक बड़ा ही फेलियर होगा। कामरान टिसोरी साहब अपनी कोशिश जरूर कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट आ पाएगा? क्या इस पूरे कोलिशन, इंजमाम, मर्जर में कोई ऐसी कैरिज्मेटिक लीडरशिप सामने आ सकती है जो कि अवाम को अपनी तरफ मबजूल कर सके? क्या ऐसी कोई कैरिज्मेटिक लीडरशिप एमकेएम पैदा कर सकती है कि पाकिस्तान और खसूसन सिंध के शहरी इलाकों के नौजवानों को, जो एमकेएम छोड़कर बड़ी तादाद में पीटीआई, जमात इस्लामी और ठीक है रजा साहब, हम देख रहे हैं कि बानी मबी मुत्तहिदा में गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर अकाउंट की अगर बात करें तो कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि लंदन से भी तमाम चीज़ों को रीट्वीट भी किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि खुशखबरी की भी कुछ इतलात मौसूल हो रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मेरे पास तो कोई खबर ऐसी है नहीं। हाँ, जहां तक ये बात है कि जी उनका सियासत में रोल होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून उन्हें इजाजत देता है, और अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आती है, नंबर 1, मेरी किसी और ने भी सवाल किया था, नंबर 1 बात मैं बहुत अहम बात यह है कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं या सिर्फ सियासत में वापस आना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो सिर्फ सियासत में वापस आना चाहते हैं तो वो तो ग्राउंड उनके हाथ से निकल चुका है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो फिर जो ज़िमनी सवालात होंगे वो ये होंगे, वहाँ बहुत सारे मुकदमात हैं, वहाँ उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं, वहाँ बहुत सारे उन पे अदालतों में केसेस हैं, वो तमाम केसेस उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये तमाम फैसले उनको खुद करने हैं, और उनको ये फैसले करने के बाद अगर वापसी करनी है तो जाहिर है कि उन्हें कानून का सामना करना है, अदालतों का सामना करना है। और फिर सियासत के लिए आपको पता है कि जब तक बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जिस तरह से रजा साहब भी यही कह रहे थे कि इंडिविजुअली जब भी इन तमाम लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं, एमकेएम हकीकी हो, एमकेएम पाकिस्तान हो, एमकेएम लंदन हो, फारूक सत्तार हो, तो ये उस तरह से अपना वोट बैंक इकट्ठा नहीं रख सके जिसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हुआ है। और यही डिस्कस किया जा रहा है पीटीआई के हलकों में भी कि अगर ये तमाम धड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है, क्योंकि डिवाइड होने से ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा फायदा बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो पीटीआई को हो रहा है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है बिग ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। न्यूजीलैंड की टीम जनाब पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बेहतर होगी। पाकिस्तान ये सीरीज विन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कैसे कम बैक करेगा, क्या हिकमत अमली होगी। लेकिन बहरहाल जो एक हिकमत अमली थी अनवार मुफ्त टिकट शहरियों को फराहम करने की, वो नाकाम हो चुकी है। कराची वाले फिर भी मैच देखने नहीं आ रहे। स्टेडियम्स मौजूद हैं कराची के, और जो ब्लैक कैप्स हैं और जो
शाहीन है वो खाली स्टेडियम में ये मैच खेल रहे हैं, क्या रीजन है? नबी वो भी यही गिला करें कि पाकिस्तानी टीम जब परफॉर्म ही नहीं कर रही है तो हम क्या मैच देखने जाएंगे, क्योंकि पिछला मैच भी हमने देखा पाकिस्तान ने किस तरह से वो मैच सेव किया है, और अभी भी जो सिचुएशन है, जो हमारे बॉलर्स हैं वो कोई अच्छी कारकर्दगी तो यकीनी तौर पर नहीं दिखा सके। फिर जो पिच है, सॉरी मैं सड़क कहने लगा था, जो पिच है वो एक बार फिर से सड़क की तरह की बनाई गई है। जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है मिचेल्स हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट की है कि ये तो पिच जो है ये बैट्समैन के लिए फेवरेट है, एक बार फिर से सड़क जिसे फट्टा विकेट भी कहा जाता है, बैट्समैन के लिए फेवरेबल है जो भी बाहर से आए हैं, मतलब कि हमारी टीम के लिए क्यों नहीं फेवर कर पा रही है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। होम ग्राउंड पे हमें ये मसाइल हैं। यस, इसी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जाहिद गफ्फार इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, इमरान मानी भी हमारे साथ। इमरान को बात करते हैं इमरान से। अस्सलाम वालेकुम इमरान, सबसे पहले तो ये जो पिच की बात हुई जिसको अनवार ने सड़क भी कहा, और ये ऊपर से एक टर्म भी यूज की जा रही है, बात भी की जा रही है, इसकी चर्चा भी की जा रही है, क्या वजह है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो इस सड़क कहें या इसको पिच कहें इस पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पे इख्तिलाफ करूंगा कि ये वाली जो विकेट है इसको आप नहीं कह सकते कि फटा विकेट है, या ये कि नहीं वानी, हम कोट कर रहे हैं मिचेल्स की ट्वीट को। नहीं, हम हमारा कोई अपना इसमें ओपिनियन नहीं है। नहीं, मैं मेरी वही बात करने जा रहा हूँ कि मिचेल मैक्लेनिगन ने अगर ट्वीट किया है तो उनका ट्वीट जो है कोई सनद नहीं है हमारे लिए कि अगर उन्होंने कह दिया तो हम उनकी बात को तस्लीम कर लें। अगर आप देखें विकेट का बगौर जायजा लें, विकेट के ऊपर ग्रास भी मौजूद था और विकेट में स्विंग भी मौजूद है। प्रॉब्लम कहाँ आई है, कल अगर आप पहले 2 सेशन की बात करते हैं वहां पे थोड़ा सा पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ से हमें प्रॉब्लम नजर आई कि उनका जो बाज बॉलर से उनका बॉल जो है वो राइट एरियाज में नहीं आ रहा था कि जहां पर बॉल करना चाहिए था, कि जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज होती हैं वो हमें नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से फिर बीच में 1-2 चांसेस भी मिले कीवीज को, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन होते चले गए और चीजें जो है उनके लिए बेहतर से बेहतर होती चली गई। हाँ, आखिरी सेशन में आपने देखा कि बॉल रिवर्स भी हो रहा था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बताऊं कि हिस्टोरिकली जो कराची का वेदर है या कराची की जो कंडीशंस होती है, इसमें अक्सर बेशतर हमने देखा है कि जो आखिरी सेशन होता है वो बॉलर्स के लिए जो है फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि समुद्री हवाएं चल रही होती हैं जिसकी वजह से बॉल को स्विंग मिलता है, बॉल स्विंग करता है, सीम करता है। तो ये एक चीज होती है। लेकिन ये कहना कि विकेट मयारी नहीं है या ये विकेट पिछली विकेट, चले मानिए हम विकेट की बात नहीं कर लेते हैं, हम खेल की बात कर लेते हैं। खेल मयारी लगा आपको? देखें, वही बात कर रहा हूँ कि पहला 2 सेशन जो था उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स हमें लैग करते हुए नजर आए कि उनकी बॉलिंग में वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा था कि जिसकी जरूरत थी। खास तौर पे मीर हमजा की अगर बात करेंगे कि मीर हमजा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था और काफी मतलब उनके लिए हाइप बनाई गई, और नो डाउट कि वो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में एक अरसे से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन काफी डिसअपॉइंटिंग रही है उनकी दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं। हाँ, नसीम शाह की बात करें, नसीम शाह काफी हमें बेहतर शेप में नजर आए, उन्होंने अच्छा बॉल किया, विकेट भी लिए उन्होंने। बात यह कि प्रॉब्लम आपको राइट एरियाज में आपको विकेट टेकिंग बॉल्स करने होते हैं, वो हमें कमी नजर आई, खास तौर पे पहले 2 सेशन के दरमियान वो बॉलिंग नजर नहीं आई। हाँ, कल की अगर हम बात करें जो सबसे सरप्राइजिंग चीज थी वो आगा सलमान की बॉलिंग थी। उन्होंने 3 विकेट लिए और फिर एक बार फिर ये सवाल उठा कि जब वो बॉलिंग कर सकते हैं और उन्होंने डिलीवर किया तो क्यों उनको पिछले मैचेस में इस तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया। कल देखिए उनसे आपने पूरी बॉलिंग कराई, पूरी बॉलिंग के लिए कराई तो उसका आपको रिजल्ट मिला, आपके सामने रिजल्ट है। तो और किसी भी बॉलिंग लाइन में डेप्थ उसी वक्त आती है कि जब आपके जो बैट्समैन कह ले या जो ऑलराउंडर्स होते हैं उनके साथ आप जाते, जब वो भी बॉल करते हैं तो उसके बाद आपकी बॉलिंग में जो है डेप्थ आती है। ठीक है, मानिए हमारे साथ ही रहेगा, कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जाहिद गफ्फार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से देख रहे हैं मैच की इस तमामतर सूरत हाल को, और साथ ही साथ एक और इशू में डिस्कस करना चाहूंगा कि पहले हम देखते थे कराची वाले ये बात करते थे कि कराची में मैचेस नहीं होते, अब जब मैचेस हो रहे हैं तो कराची के लोग मैच देखने नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर। बात यह है कि देखिए कराची का जो मिजाज है ना वो डिफरेंट है। वो अगर हफ्ता और इतवार को मैचेस होंगे तो ही ये ग्राउंड में जाते हैं, और इसके अलावा अगर कोई T20 मैचेस होंगे तो ये अगर नाइट में होते आप देखते तो फिर यहाँ क्राउड बिल्कुल जैम पैक होता। और टेस्ट मैच है, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये ऐलान भी कर दिया गया कि एंट्री फ्री है, सिर्फ आप शनाख्ती कार्ड दिखाएं, अगर आप 18 साल के नहीं है तो आप अपना बे फॉर्म दिखाकर मैच देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि जो शायकीन क्रिकेट जो कराची वाले हैं उनका रुझान नहीं है टेस्ट मैच देखने का, क्योंकि एक तो वजह ये है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा,
और डेड पिचेस हैं, छक्के चौके ज्यादा नहीं लगते टेस्ट मैचेस के अंदर। अब जिस तरह के क्रिकेट के अंदर चेंजेस आई हैं तो तमाशाइयों के फ्लेवर्स के अंदर भी चेंजेस आ गई हैं। वो सिर्फ T20 क्रिकेट देखना ही चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट की, और जो फ्लड लाइट्स में जो मैचेस होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन कल एक इंक्लूजन के अंदर शायकीन जरूर थे और वहां पर वो नारेबाजी भी कर रहे थे। जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी, जब लोग उन्होंने तीसरे सेशन के अंदर जब विकेट लेना शुरू की तो उनके लिए उनको बकअप भी कर रहे थे, उनके लिए नारे भी लगा रहे थे। जब उनकी डेविड कॉर्नर की सेंचुरी हुई तो उसके अंदर भी शायकीन क्रिकेट जो जितने भी वहाँ मौजूद थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब विकेट की बात करें तो जैसे कि मानी भाई ने कहा कि विकेट का जो बिहेव है वो बिल्कुल जिस तरह की पहली की विकेट थी वैसे ही है, क्योंकि आपने अगर उसको ग्रीन कर दिया है, ग्रीन कलर करने से कोई नताइज नहीं मिल सकते। 2 दिन के अंदर ओवरनाइट आप विकेट फास्ट विकेटें नहीं बना सकते हैं। हालांकि चपवाल से स्पेशल क्यूरेटर को बुलाया गया और उससे मशवरा लिया गया कि क्या आप दूसरे टेस्ट के अंदर ऐसी विकेट बना सकते हैं जो बाउंसी विकेट हो, जो बॉलर्स को भी ज्यादा मदद दे और साथ साथ बैटर्स के लिए भी उसके अंदर फायदे हो। और तो आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ ग्रीन कलर नजर आ रहा है, जो ग्रास है वो ऐसी ग्रास नहीं है कि आप उसको सील कर सकें। और लेकिन हमने जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल, और नसीम शाह की भी फिटनेस ऑब्वियसली हमने देखा कि फायदा तो हुआ है, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, लेकिन फिटनेस के मसाइल का शिकार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमें काफी अरसे से दिखाई दे रही है। तो हारिस और शाहीन की जो फिटनेस है उनके हवाले से क्या इतलात है, कब तक उनकी भी वापसी होगी? देखिए कल हमने देखा कि जब पहला सेशन खत्म हुआ, लंच ब्रेक हुआ, तो शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करते हुए नजर आए विकेट के ऊपर। जो 13 विकेटों का स्क्वायर है मैन विकेट जो सेंटर के अंदर, उसके बिल्कुल लास्ट वाली विकेट जो है प्रैक्टिस के लिए मुख्तस की गई थी। तो वहां पर शाहीन शाह अफरीदी को हमने देखा कि वो छोटे शॉर्ट रनअप से बॉलिंग कर रहे थे। इट मींस के वो फिट हो रहे हैं ग्रेजुअली। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इनकी जो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर्स की जो इंतजामिया है वो PSL में इस्तेमाल ज्यादा करना चाहती है, जिसकी वजह से उनका जो रिहैब का जो मरहला है वो बहुत स्लो चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल मुकम्मल फिट हो PSL के अंदर। और लेकिन हम क्योंकि इनको जो है वनडे के जो 21 प्रोबेबल्स हैं जो मुमकिन खिलाड़ी हैं उसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि PSL से पहले शाहीन शाह अफरीदी जो बिल्कुल मुकम्मल फिट हो जाएंगे। जब वो शाहिद नेशनल स्टेडियम आए थे, मैंने उनसे पूछा भी था भाई कब फिट हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा जब शाहिद अफरीदी कहेंगे तो मैं फिट हो जाऊंगा और मैं टीम में आ जाऊंगा। सिलेक्ट करना इनका काम है, लेकिन मैं तकरीबन 60 से 70% अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है जाहिद हमारे साथ ही रहेगा। मानी आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल हमारे प्रोग्राम में ही साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब मौजूद थे, उनका इस हवाले से स्टेटमेंट थोड़ा सा स्टांस डिफरेंट था। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग आने वाली है, जिस वजह से जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, मेन बॉलर्स हैं, वो अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं PSL के लिए। तो जो फोकस है वो T20 पर है, शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट पर है, PSL पर है, टेस्ट क्रिकेट पर फोकस नहीं है। हमारे जितने भी पेसर्स हैं, अटैकर्स हैं, फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी फिटनेस को बरकरार नहीं रखना चाह रहे, वो टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलना चाह रहे। देखिए मैं इसको जस्ट एजम्पशन ही कहूंगा। अब अब्दुल रऊफ साहब ने कहा ठीक है, उनका अपनी राय है, उसका अपनी जगह एहतराम है, वो फॉर्मर क्रिकेटर है। लेकिन आप किस तरह से ये कह सकते हैं किसी भी क्रिकेटर के बारे में, आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को बचा के रखना चाह रहा है, और वो जो है खुद मतलब ऐसा कौन सा वो पैमाना है जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि किसी क्रिकेटर की हम विल का जो है फैसला करेंगे। हाँ, ग्राउंड में क्रिकेटर कैसे परफॉर्म करता है, वो कैसा नजर आता है, किस शेप में नजर आता है, वो तो हम फैसला कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं ना कौन सा बॉलर है जिसको हम कहें कि वो बचा के रखना चाह रहा है। सारे बॉलर तो आपने मैदान में उतार दिए। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का या नसीम शाह का इशू था कि फिटनेस के इशूज थे, और वो सबके सामने ही है, बिल्कुल उनके फिटनेस के इशूज थे। और अगर मेरी भी राय यही है, अगर शाहीन शाह अफरीदी फिलहाल टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते तो फॉर रेस्ट ऑफ द फ्यूचर उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी एक लंबी इंजरी से गुजर के आए हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान के सबसे मतलब मेन बॉलर है, सबसे अहम बॉलर है। बाकी तो आप देखें कि हसन अली को भी आप दोबारा ले आए, फिर उसके अलावा जो है आप नसीम शाह भी वापस आ गए, फिर उधर जो है आपका दीगर जो बॉलर हैं वो सारे आपके साथ चल रहे। तो फिर ऐसा तो कोई बॉलर नहीं है कि जिसको हम PSL के लिए बचाना चाह रहे। अच्छा, अब देखिए अगर भारत की जानिब देखें तो IPL का सीजन भी अब आने वाला है, और IPL पर नजरें होती हैं दुनियाई क्रिकेट की, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अहम खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं,
उनकी आईपीएल में शिरकत को महदूद किया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं मानी कि ये वर्क लोड मैनेजमेंट की वजह से किया जा रहा है? तो फिर हालिया पाकिस्तान की टीम की इंजरीज को देखकर तो लगता है कि फिर उनका फैसला किसी हद तक दुरुस्ती है। देखिए, बात मैं ये कर रहा हूँ, फिर वही बात करूंगा कि अभी मतलब ऐसा कौन, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन सा बॉलर है या कौन सा क्रिकेटर है जिसको हम कहें कि उसको बचा के रखा जा रहा है। देखें, आप अभी देखें रिसेंटली सारे बॉलर्स तो आपके खेलने, हाँ जो इंजर्ड हुए हैं वो नहीं खेल रहे, उनके बारे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो उनको जो है हम जो है सेव करके रख रहे हैं। ठीक है, वर्कलोड मैनेजमेंट होती है, ठीक है, और होनी भी चाहिए कि आपको बचा के रखना पड़ता है। पीएसएल आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिस तरह आईपीएल इंडिया का ब्रांड है, तो पीएसएल हमारा ब्रांड है, ठीक है, वो सही है कि आपको उसके लिए भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आपके सारे बॉलर तो ऑन एंड ऑफ जो है खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक हारिस रऊफ जो है वो अभी दोबारा हमें शेप में नजर नहीं आए। और हारिस रऊफ देखें, हारिस रऊफ जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात है तो उसमें हारिस रऊफ को आप अगर वो नहीं खेलते तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हारिस रऊफ ने तो अभी एक आध टेस्ट तो खेला है। मतलब टेस्ट क्रिकेटर तो अभी तक आप उनको कह ही नहीं सकते, वो तो वैसे भी व्हाइट बॉल क्रिकेटर हैं। एक आध टेस्ट आपने वो भी इसलिए खिलाया कि शाहीन शाह अफरीदी दस्तयाब नहीं थे। शाहीन शाह, बाकी तो आपके सारे बॉलर्स खेल रहे, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको थोड़ा सा उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा है यहाँ। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक चीज और ऐड करता चलो, जिस तरह जाहिद अभी बात कर रहे थे कराची की, कि कराची के क्राउड की, वहां एक प्रॉब्लम, चूंकि मैंने भी कराची में काफी क्रिकेट कवर किया, मैं कराची में रहता भी रहा हूं, तो एक चीज वहां पर आपको बताऊं कि कराची के क्राउड का एक इशू ये भी आता है, क्योंकि ग्राउंड जो है जहां पे मैच होता है वो काफी अंदर है, रोड से आप जाते हैं तो काफी आपको पैदल भी चलना पड़ता है। फिर जब पार्किंग के इश्यूज होते हैं, पार्किंग जो बनाई जाती है वो स्टेडियम से काफी दूर, ये भी कुछ इश्यूज है। अगर आपको क्राउड को लाना है तो आपको उनके लिए प्रॉपर क्राउड को स्टेडियम तक लाने के लिए भी ठीक है मानिए हमारे साथ ही रहेगा। जाहिद, आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम एक बार फिर से बात करें कि होम ग्राउंड पे हम अपने क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, इंग्लैंड से हम हारे, न्यूजीलैंड से भी जो पिछला टेस्ट मैच था इतना काबिल जिक्र परफॉर्म पाकिस्तानी टीम नहीं कर सकी। आज के मैच को देखकर, इस मैच को देखकर आपका क्या एनालिसिस है? पाकिस्तानी टीम किस तरह से सर्वाइव करेगी? क्योंकि अगर हम पिच को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि पिच ठीक नहीं है, उसी पिच पर बाहर की टीमें आके परफॉर्म कर रही हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन उस पर परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या यूएई में खेल खेलकर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यूएई का ही रह गया है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी होम विकेट्स के ऊपर, जिन्होंने रन के अंबार लगाए हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं दिया गया। और ये जो हमारे टीम के साथ काफी अर्से के साथ टीम के साथ मूव होते हैं, ये असल में आपने कहा कि यूए की विकेटों के ऊपर ज्यादा खेले हैं, दूसरी विकेटों पर ज्यादा खेले हैं, लेकिन बात वही होगी कि पीएसएल में ज्यादा इनको मौका मिलता है यहाँ पर खेलने का। इसके अलावा डोमेस्टिक में हमारे जो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल टीम्स के अंदर, ज्यादातर वो डोमेस्टिक को इतनी तरजीह नहीं देते। हाँ, टीम के अंदर जरूर शामिल होते हैं, लेकिन वो तरजीह ज्यादा नहीं देते हैं। अगर ये डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इन विकेटों के ऊपर खिलाएं तो वो ज्यादा पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं बनिस्बत ऐसे प्लेयर्स जो कि T20 ज्यादा खेल रहे हैं। हमने देखा कि हमारे जो टॉप ऑर्डर है, जो हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम रिलाई करते हैं, वो ज्यादातर इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलते हैं। T20 क्रिकेट ज्यादा हो रही है, वनडे क्रिकेट बहुत कम हो रही है, टेस्ट क्रिकेट भी होती है, लेकिन अगर इन अपनी विकेटों की बात करें तो यहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। शायकीन क्रिकेट की भी बात की आपने, तो बिल्कुल सही कहा मानी भाई ने कि ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद गफ्फार और स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नाज़रीन अब कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान में जैसा कि हिस्ट्री हम देखते हैं कि कोई भी जो अनवार मुंतखब वज़ीर आज़म होता है वो अपनी मुद्दत उस तरीके से पूरी नहीं कर पाता है। जो सियासी इस्तेहकाम है, अभी अगर हम मौजूदा हालात देखें तो पाकिस्तान का जो सियासी एक जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसको काफ़ी चैलेंजेस दरपेश है। अच्छा, ऐसे में पिल नॉट की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आई है और रिपोर्ट कह रही है कि हमारी जमहूरी हालत ज़ार की
आकाश है, जो इस वक्त जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान को जो बैरूनी साजिशों का भी सामना करना पड़ा है। तो इस रिपोर्ट में लिखा है कि 40 बरसों में इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों से मिलकर जो चालें चली वो जमहूरी निजाम के साथ एक खेल खेला गया है, अब वो बेनकाब हो गया। आई थिंक ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट सामने आ रही है। और 2022 में हमने देखा जिस तरह आर्मी चीफ ने सुबह होते वक्त ये स्टेटमेंट भी उनके सामने आई थी, ये कहा था कि अब फौज जो है वो सियासत में किसी भी सूरत मुदाखलत नहीं करेगी। फौज कमान की तब्दीली के बाद भी एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। इस अदम मुदाखलत के फवायद शायद हमें फौरी तौर पर तो हासिल ना हो सके, इस प्रोसेस को भी यकीनी तौर पर एक वक्त जरूर दरकार है, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग रहने के आज़म पर कायम रहती है तो यकीनी तौर पर जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद भी कहीं ना कहीं हमें नजर आएगी। और इमरान खान के दौर के बारे में अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुल्क में गैर एलानिया आमरीत थी और इस आमरीत की वजह खुद इमरान थे या उन्हें हासिल एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत थी। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है, इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। हमें हमारे साथ सरभरा पिलडॉट है अहमद बिलाल साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। पिलडॉट की रिपोर्ट सामने आई है तहरीक इंसाफ के दौर में जो हुकूमत गैर एलानिया अमरीत थी, इससे सर क्या मुराद है? बहुत और भी जो मजीद हमने कुछ फैक्ट्स शेयर किए, काफी बोल्ड स्टेटमेंट सामने आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये एक साल की जमहूरियत की रुदाद है और उसमें सबसे अहम बात यही है कि हमने पिछला एक साल कानून की हाकमियत की बजाय एक ऐसे दौर में गुजारा है जिसमें लोगों की अपनी मर्जी थी और वो जिस चीज़ को अच्छा समझते थे अपने लिए वो कर गुजरते थे। उसमें कानून, आइन या कोई जमहूरी असूलों का कोई रिस्पेक्ट शामिल नहीं थी। तो उसके लिए जो अहम तरीन बात इसमें यह है कि एतराफ़ किया गया है पहली बार, हालांकि इसके बारे में मालूम तो सबको पहले भी था, लेकिन इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद ये एतराफ़ किया है कि 1-2 साल नहीं 70 साल से गैर आइनी तौर पर मुल्क के सियासी मामलात में मदाखलत करते रहे हैं। तो इसी बुनियाद पर हमने इस पिछले साल को एक मायूस कुन साल करार दिया है कि इसमें जो जमहूरी निज़ाम का कच्चा चट्ठा था वो खोल के रख दिया गया है और वो एक भयानक सी चीज़ नज़र आई है। तो अब उम्मीद की किरण आखिरी ये है कि उन्होंने जो वादा किया है कि वो आइंदा इस किस्म की मदाखलत नहीं करेंगे, तो उस वादे पे कायम रहें तो फिर शायद हम किसी बेहतर रास्ते पर चल सकते हैं। वरना अब तक का सफ़र तो यूँ लगता है कि रायगा गया है और आज हम जिस बुरे हालात में खड़े हैं उसका सबब भी ये नहीं है कि 2022 में कोई ऐसी बात हुई थी, उसका सबब भी यही है कि 70 साल से जो मदाखलत होती रही उसमें हमारे इदारे मफलूज हुए और हमारी ये हालत हो गई है। बिल्कुल अहमद साहब, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी सियासत को आप खूब समझते हैं। आप क्या देख रहे हैं, जमहूरियत के ना चलने के जिम्मेदार खुद सियासतदान ही नहीं हैं, क्योंकि वो ही इस तरह की हरकत करते हैं जो दूसरों की हुकूमत गिराने के लिए बार बार एस्टेब्लिशमेंट की मदद मांगते हैं, उन्हें पुकारते हैं। यकीनन सियासतदान उसमें बराबर के या कम अज़ कम थोड़े से बराबर से ज़रा सा कम उनकी शिरकत है, लेकिन ज़्यादा कसूरवार उन लोगों का है जिनके पास ब्रूट फोर्स होती है। देखिए, जिनके पास ब्रूट फोर्स होती है उनकी फिर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। उन्होंने पिछले 70 साल से पुश किया है सियासतदानों को और गैर सियासतदानों को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, हमारी अदालतों को, और उन्होंने ऐसे रास्ते पे लगाया है जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल है। तो सियासतदानों ने भी तावन किया है, हमने देखा है कहीं की अदलिया ने भी तावन किया है, नजरिया ज़रूरत का सहारा लिया है, हमने ये भी देखा कि ब्यूरोक्रेसी ने भी उनका साथ दिया है, लेकिन उनका कसूर ज़रा कम है इसलिए कि ताकत अल्टीमेटली उनके पास नहीं है। तो जिनके पास अल्टीमेट ताकत थी उनको इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और मुझे खुशी है कि उन्होंने कबूल की है। अच्छा अहमद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खासकर इमरान खान साहब हैं, उनका जो वर्डिक्ट सामने आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट पर मदाखलत का इल्ज़ाम एक मरतबा जो फिर से लगाया गया है, जबकि हम पिलडॉट की रिपोर्ट अगर देखते हैं तो उसमें यही कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? बदकिस्मती से इमरान खान साहब अपने स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं दे रहे। ठीक, वो स्टेटमेंट देते हैं फिर उसे बदल भी देते हैं दूसरे दिन। एक दिन वो कहते हैं इंतखाब हो रहे हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं इंतखाब नज़र नहीं आ रहे। तो उनकी ये जो उन्होंने फरमाया है इसका मुझे तो कोई सबूत कहीं नज़र नहीं आ रहा।
अगर उनको कोई ऐसी चीज नजर आई है तो फिर वो बयान करें, सबूत दें, उसकी शहादत दें, जी अदालत में जाके चैलेंज करें। लेकिन इस तरह से खाली बयान देना, तो मेरा ख्याल ये है कि नवंबर से लेके अब तक पिछले 1 माह में हमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे हम ये करें। लेकिन शक अगर हो तो मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं देता किसी को, क्योंकि 70 साल की तारीख ऐसी है कि उसकी बिना पे शक पड़ जाना कि ऐसा हो रहा होगा, इसके लिए मैं उसको इल्ज़ाम नहीं देता। लेकिन कोई सबूत हो जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें, तो एक साबिक वज़ीर आज़म चूँकि बहुत एक ज़िम्मेदार शख्स होना चाहिए, तो इसलिए उनको कोई किसी ठोस बुनियाद पे ही ऐसा कहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता फिलहाल। ठीक है, आप क्या समझते हैं? खान साहब की अगर बात हो रही है, खान साहब इलेक्शन कमिश्नर पर हम देखते हैं तनकीद का कोई भी मौका नहीं जाने देते। पिल डॉट की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन को इस वक्त जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण करार दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, कौन सच्चा है, हकीकत क्या है? देखिए, मैं हम तो ये इसलिए उम्मीद की किरण समझते हैं इलेक्शन कमीशन को कि हमने पहली बार देखा है, हम चूँकि जमहूरियत को और पाकिस्तान की सियासत को कुछ अरसे से मॉनिटर कर रहे हैं, तो हमारे इलेक्शन कमीशन आज़ाद तो हमेशा से था, लेकिन वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल नहीं करता था, अपने आप को असर्ट नहीं करता था जी। ये हमने पहली बार देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आज़ादी को असर्ट किया है। और ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनका नाम खुद इमरान खान साहब ने तजवीज़ किया था, ये हमें याद रखना चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन ने ख़ास तौर पर डस्का के बाई इलेक्शन के अंदर जो बदनुमानियाँ हुई थी, उनके ऊपर बड़ी मेहनत लगा के उसके ऊपर तहकीकात करके उन लोगों को सज़ा दिलवाई दी जिन लोगों ने ये काम किया था। लेकिन अदालतों ने अनफॉर्चुनेटली उनके इस फैसले को रिवर्स कर दिया है। इस तरह फॉरेन फंडिंग के केस में भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत मेहनत से 8 साल पुराने केस का फैसला किया है। तो इसलिए हम समझते हैं कि उम्मीद की किरण है। और इलेक्शन कमीशन ने जिसको इल्ज़ाम दिया जा रहा है, उन्होंने लाहौर के पंजाब के बाई इलेक्शंस में जिस तरह इमरान खान साहब की पार्टी ने स्वीप किया था, अगर वो कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन होता जो मुनसिफाना तौर पर इलेक्शन ना करवा रहा होता, तो फिर शायद इस तरह के नताइज बरामद ना होते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उम्मीद की किरण है, इसको आज़ादी से काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। जहाँ गलती हो ज़रूर उस पर तनकीद भी करनी चाहिए, लेकिन इसको एनकरेज करना चाहिए अगर वो सही काम कर रहा है। पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम देखते हैं, सुनते हैं, तस्करा है, चर्चा है बहुत अरसे से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने के हवाले से। इसहाक डार साहब इस बात को बिल्कुल झूठ पर मबनी खबर करार दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे बिल्कुल हालात वाक़यात नज़र नहीं आ रहे। ये जो रिपोर्ट सामने आई है पिल डॉट की, इसमें मुआशी बहरान की सबसे बड़ी वजह 2022 में आप किस चीज़ को समझते हैं? देखिए, सिर्फ 2022 का मामला नहीं है। हमने देखिए इसमें तफसील से ये बात कही है कि आज हम जिन हालात में हैं वो मुसलसल हमारे कौमी मामलात में उन लोगों की मदाखलत ये सबब है जिनको इन मामलात को चलाने का तजुर्बा नहीं है। जब वो खुद मईशत के मामलात के फैसले करते हैं, जब वो खुद इस किस्म के फैसले करते हैं जिनसे मईशत मुतासिर होती है और उनको उसका पता नहीं होता, तो फिर उसके नतीजे में खराबियां पैदा होती हैं। अगर ये हमारी जो मुंतखब हुकूमत है उसे फैसला करने की आज़ादी हासिल रहे तो ठीक है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक तसलसल के साथ फिर मामला आगे चलेगा। इसीलिए हमने कहा था कि 2018 में जो 2013 में मुंतखब हुकूमत थी उसको भी हटाने का काम वो भी गलत साबित हुआ, और 2022 में जो मौजूदा असम्बली है इसके अंदर भी जो तब्दीली लाई गई वो भी गलत साबित हुआ। तो ये दोनों काम बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुए और उसका हम जिम्मेदार समझते हैं इस खराबी का। ठीक है। और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक भी ये कहा जाता है कि उन्होंने खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है, तो उसके बाद ही उन्होंने सियासी जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत से इनकार किया। उन्होंने बहुत सपोर्ट भी की है और उन्होंने बहुत से मामलात में मुदाखलत भी की है। उनका कोई काम नहीं था कि वो ऐसे मामलात में मुदाखलत करते या हमायत करते जिनका ताल्लुक उनके स्कोप ऑफ वर्क से नहीं है। उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो हमारे आइन में बड़ा क्लियरली वाज़ेह है कि उनको मुल्क की सलामती और दिफा के लिए काम करना है, या फिर जब सिविल इदारे उन्हें तलब करें मुल्क के अंदर किसी राहगानी आफत में मदद देने के लिए तो उस वक्त आएँ। लेकिन वो उनका ये काम नहीं है कि मुल्क की दिफाई पॉलिसी, मुल्क की खारजा पॉलिसी, मुल्क की दाखिला पॉलिसी, मुल्क की माशी पॉलिसी, इसके बारे में वो दखल अंदाजी करें। तो चूँकि उन्होंने दखल अंदाजी की है उसके नतायज अब हमारे सामने हैं।
ठीक है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? खान साहब, हमने देखा कि बारहा कहते रहे अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में कि दहशतगर्दी, मईशत के बहरान का तो सामना हमें करना पड़ेगा, मुआशी बहरान का, लेकिन दहशतगर्दी भी सर उठा सकती है। लेकिन खान साहब अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त बाजवा साहब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ थे और उनका ध्यान इस तरफ नहीं था, और आज जो हम दहशतगर्दी बढ़ती देख रहे हैं ये उसी की वजह है। मैं ये तो तस्लीम नहीं करता कि फौज का ध्यान इस तरफ नहीं था, क्योंकि फौज सिर्फ जनरल बाजवा का नाम नहीं है, फौज एक इदारा है और जाहिर है उसमें वो सब लोग एक ही तरफ तो नहीं देख रहे होते, वो अपने दिफा और अपने मामलात से गाफिल नहीं थे, ये तो मैं समझता हूँ। लेकिन क्या उन्होंने सही पॉलिसियों की हमायत की? ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के बारे में, तालिबान के बारे में उनकी पॉलिसियाँ दुरुस्त थीं? वो मैं इस बारे में मुझे शक इसलिए है कि इस बारे में जो मुंतखब हुकूमत थी वो अपनी पॉलिसियों को पूरे तवज्जो और एहतियात के साथ नहीं देख रही थी, कि वो मुतासर थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई गाइडलाइंस की वजह से। तो मेरे ख्याल में एक आज़ादाना सोच समझ के पॉलिसी बनाई जाती तो शायद हम इस सूरत हाल से बच सकते। साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अभी जो मुल्क को मौजूदा मुआशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम एक सियासी अदम इस्तेहकाम भी दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को काम नहीं करने दे रही है, जल्द इंतखाबात की तारीख चाहने पर मज़ीद इस वक्त दिखाई दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि जल्द इंतखाबात से जो ये मुआशी बहरान है ये कैफियत थम जाएगी, इसमें कुछ बेहतरी आएगी? इसहाक डार साहब की जो वतन वापस आने के हवाले से जो चर्चा थी, जो खबर थी कि वो आएंगे, वो भी बबल अब बर्स्ट हो चुका है, तो एक्चुअली मौजूदा हुकूमत के पास कोई बेहतर मुआशी प्लान है? स्टेबिलिटी किस तरह से आएगी? कितना वक्त लगेगा? देखिए, माशी बेहतरी तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी नहीं आने वाली है, क्योंकि एक इंटरनेशनल फिनोमेना भी है। दुनिया भर में इक्तसादी अबतरी की रिपोर्ट्स हैं। वो मुल्क जो बहुत तरक्की याफ्ता शुमार होते थे, उन मुल्कों के अंदर भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। हत्ता कि अब बरतानिया और जर्मनी जैसे मुल्क, जहाँ लोड शेडिंग का नाम भी कभी उन्होंने सुना होगा, वो भी इस किस्म के हालात का शिकार हैं। तो हम भी उससे बच नहीं सकते। इसमें तो वक्त लगेगा, लेकिन क्या इंतखाबात इसका हल है? ये मुझे यकीन नहीं है, इसलिए कि इंतखाबात के बारे में तो अभी तक इत्तफाक के राय भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे वो तनकीद करते हैं, तो क्या इस इलेक्शन कमीशन के कराए हुए इंतखाबात को वो तस्लीम कर लेंगे? और जल्दी इंतखाबात करवाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उस वक्त की जो मुंतखब वज़ीर आज़म है वो अगर ये फैसला करे तो वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। चूँकि अभी 10-11 महीने बाकी हैं, तो ये फैसला तो वज़ीर आज़म को करना चाहिए, वरना फिर अक्टूबर की तैयारी करके तमाम पार्टियों को उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। और जो रिपोर्ट अनवार सामने आई है, काफ़ी बोल्ड चीज़ें इसमें सामने आई हैं, और जो मुल्की हालात हैं वो भी बहुत बेहतरी की तरफ इशारा उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अच्छा अनवार, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। बहुत सारी मूवीज हमने अक्सर कुछ अच्छे हालात की बात करते हैं, कुछ अच्छे, लेकिन वो पाकिस्तान के नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान के लोगों के नहीं है। मूवीज में अक्सर आपने एक सीन देखा होगा कि जब कोई बहुत अमीर शख्स दिखाया जाता है या एनिमेटेड कभी कोई कार्टून्स देखे, तो उसमें एक सीन के भाई नोटों का बिस्तर बना लिया जाता है, जो बड़ा फैसिनेट होते थे हम भी बचपन में देखते, नोटों की बारिश हो रही है। तो क्या रियल में ऐसा किसी के साथ हो सकता है? ये मुमकिन है और ये हो चुका है। और ये किसके साथ हुआ है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ हुआ है, शायद उन्हीं के साथ हो सकता है। वो इस बहुत बड़ी रकम के हकदार भी यकीनी तौर पर थे, और अगर किसी ने बारिश की नोट बरसने की बात सुनी है तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस वक्त सच कर दिखाया। रोनाल्डो ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब नसर के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने मुआहिदा किया है वो सन 2025 तक नाज़रीन जारी रहेगा, और रोनाल्डो फुटबॉल की तारीख की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले, यानी कि सालाना 2 मिलियन यूरो, जो कि 48 अरब 46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और उनके जो वो डेली का भी लोगों ने हिसाब लगाया है कि सालाना 200 मिलियन यूरो हैं, महाना वो 67.16 मिलियन यूरो हैं, और हफ्ते के 3.18 मिलियन यूरो। मतलब वो सेकंड्स में उनकी जो कमाई है उसको लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर बयान कर रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर प्लेयर भी अगर कहा जाए रोनाल्डो को तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनकी जिस तरह से फॉलोइंग है, दुनिया उनकी मद्दाह है, उनके खेल की मद्दाह है, एंड ही हैज अमेजिंग पर्सनालिटी। बिल्कुल, और फी सेकंड भैया 6 यूरो कमा रहे हैं वो, मतलब बात है, जो कि लोगों की अर्निंग मतलब यकीनी तौर पर इतनी नहीं होती। जिस तरह से रोनाल्डो ने मेहनत की अपने खेल में और जिस तरह से नाम बनाया है, वो एक काबिल तारीफ अमर है। बिल्कुल, और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अक्सर जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, और फॉर एग्जांपल आप इस वक्त ये हमारा शो देख रहे हैं और जो हम इसमें आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो फुटेजेस प्ले कर रहे हैं, जो खबरें लेकर आ रहे हैं, तो बज़ाहिर तो आपको एंकर्स या एक्टर्स दिखाई देते हैं, फ्रंटमैन दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक्चुअली ब्रेन होता है, जो टीम वर्क होता है, जो मेहनत होती है, जो राइटर्स होते हैं, जो आइडिया लेकर आए होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत काम कर रहे होते हैं। आज एक ऐसे कपल से हम आपकी मुलाकात इन नियो पाकिस्तान में करवाने जा रहे हैं और जनाब डॉक्टर कामरान कुरैशी एक अवार्ड याफ्ता बरतानवी फिल्म डायरेक्टर, स्कॉलर, एकेडमिक कहा जाए तो इनकी एक तवील फहरिस्त है, कितने इन्होंने अवार्ड हासिल किए हैं, इनकी जो प्रोफाइल है इनके काम करने के हवाले से अनवार एक तवील फहरिस्त हमारे नाजरीन के साथ शेयर करने के लिए है। खवातीन और जो सोशल इश्यूज है, खासकर इन पर इनकी गहरी नजर है, एक मैसेज सोसाइटी में जाए, सोशली जाए, इस हवाले से ये कोशिश में रहते हैं कि एक काम किया जाए और अच्छा काम और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं इनकी ओनली लव मैटर्स यूके में सेट होने वाला एक फीचर लेंथ रोमांटिक फैमिली ड्रामा है। ये मोहब्बत, रिश्तों, वजूद और कबूलियत की कहानी है। इस फिल्म के डायरेक्टर कामरान कुरैशी और प्रोड्यूसर इरम कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे इस तमाम बिजनेस को, क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं बहुत ज़्यादा फुकदान है, लोग पढ़कर नहीं आते इस फील्ड में, फिल्म बनाने का जो एक प्रोफेशन है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया नियो पाकिस्तान का हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का। इरम ने प्रोड्यूस की ये फिल्म और बड़ा चैलेंजिंग था, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा एज ए वुमेन डायरेक्टर फीचर फिल्म प्रोड्यूस करना। इरम का अपना जो पीएचडी है वो वुमेन डायरेक्टर्स के ऊपर है। इरम और मैं मिलके हम डायरेक्शन भी करते रहे हैं जिस ज़माने में हम पाकिस्तान में काम करते थे। काफ़ी हमने सीरियल्स किए हैं यहाँ पे, जिसमें मूरत था, मकान था जो बुशान सारी ने लिखा था, छोटी सी कहानी जो हसीना मोइन ने लिखा था, जफ़र मिराज के हमने सीरियल किए। ये जो ओनली लव मैटर्स है जिस अभी आप बात कर रहे थे कि बैकग्राउंड टीम, इस फिल्म में ओवर 300 कोलैबोरेटर्स ने काम किया है, फ्रॉम अमेरिका, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और एक छोटा सा पोर्शन हमने पाकिस्तानी और इंडियन बॉर्डर जो डेजर्ट का पट्टी है, थर्ड डेजर्ट, उसमें हमने शूट किया है, जिसमें अदनान जिलानी ने एक हिंदू कपल हमने दिखाया है, बाप का कैरेक्टर अदा किया है, और कमल नज़र ने माँ का कैरेक्टर किया है इसमें। माँ की कहानी है बेसिकली, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इंटरसेक्स मदर है, और वो एक बच्ची अडॉप्ट करती है, अंग्रेज बच्ची जो कि 6-7 साल की है, फिर उसे पालती है, डबल टेबल जॉब्स करती है, सफाइयाँ करती है लोगों के दफ्तरों में इधर उधर, और साथ साथ वो पढ़ाई भी अपनी जारी रखती है। और जो ओनली लव मैटर्स है वो एक किताब का नाम है, और जो कि वो बच्ची जिसको वो अडॉप्ट किया था वो घर छोड़ के चली जाती है, एक बहुत अरसे माँ से नहीं मिलती, और बाय चांस उसको वो ये किताब नजर आती है, उसको नहीं पता होता कि ये किताब मेरी माँ ने लिखी है, और वो ये किताब के थ्रू सारा जर्नी है इस फिल्म का। दोनों औरतों की अपनी रोमांटिक स्टोरीज भी हैं, और साथ साथ जो माँ बेटी का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके ऊपर फोकस किया हमने। That's amazing। डॉक्टर इरम कुरैशी, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, और अनवार में डॉक्टर इरम की जो प्रोफाइल है, जो कि टाइम कम है लेकिन तो उसे शॉर्ट करके लाजमी शेयर करना चाहूंगी, सच इंस्पिरेशन। डॉक्टर इरम कुरैशी नाज़रीन एक अवार्ड याफ्ता बरतानवी फिल्म टीवी प्रोड्यूसर और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में डिजिटल फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन में सीनियर लेक्चरर भी है। 2011 से 21 के दरमियान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की साबिक असिस्टेंट एग्जामिनर भी रह चुकी हैं। एक लंबी फहरिस्त है। डॉक्टर इरम, मुझे आपसे जानना है कि हम देखते हैं आजकल के 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड्स की वीडियो आती है और रातों रात जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो फेमस हो जाते हैं। ऑन अदर साइड आप जैसे लोग हैं जो इतना स्टडी करके, इतना रिसर्च करके, प्रॉपर इन फील्ड है, बाहर काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप देख रही हैं हमारे इन पाकिस्तान जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो रातों रात फेमस भी हो जाते हैं, और फिर मुवाजना किया जाता है उन लोगों के साथ जो कि इन फील्ड है, आप जैसे लोग, तो आपकी इस पर राय जानना आई थिंक बहुत जरूरी है। मैं बोलना चाहूंगी, मेरा गला सबसे पहले तो बता दूं कि खराब है, तो मैं शायद बहुत ऊंचा ना बोल सकूं। जी जी बिल्कुल, आपको सुन पाए, दैट्स टोटली फाइन। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे
पढ़ के आने का और उसके अलावा फील्ड में काम करने का। और जो कंटेंट क्रिएशन आप जिसकी बात कर रही हैं 7 सेकंड्स की, वो तो ऑब्वियसली एक मॉडर्न चीज़ जो आई है, और वो उतनी ही देर उसकी लाइफ भी इतनी ही होती है। जो चीज़ें वायरल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, अच्छी बात है, लोग फेमस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो अपनी जगह है, हमारा सिनेमा अपनी जगह है, उसकी जो वैल्यू है और उसमें जिस तरह जो लोग स्पेशल एफर्ट करके जाके देखते हैं, मेरा ख्याल है उसकी इम्पोर्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है और उतनी ही रहेगी। और हम लोग ये हमारा पैशन है फिल्म मेकिंग करना, तो हम कि छोटे वीडियोस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम वो भी कर सकते हैं। बट जिस तरीके से हमने इतने साल लगा के पढ़ा है, इतने सालों से काम किया है, वो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस खुद भी रखती है। और हम समझते हैं कि हमें स्टोरीज लोगों की लाइफ की जो है वो सामने लेके आनी चाहिए। और अब वैसे भी हम स्टोरी टेलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो वो सब जो है ना वो इसमें काउंट करता है जब आप ट्रेडिशनल मीडिया और ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ मॉडर्न शॉर्ट लिव्ड और शॉर्ट वीडियोस। अगर मुझे आप इजाजत दें 30 सेकंड, मैं समझता हूँ मैं भी इस तरह का एक एग्जांपल दूं। जिस ज़माने में मैं कई अवार्ड्स ले चुका था जब पाकिस्तान में मैं यहाँ काम कर रहा था, उस वक्त तक मेरे पास कोई स्कूलिंग नहीं थी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे कि मैं किसी अकेडमी में जाके पढ़ता। हाँ, बचपन से शौक था कि मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके इंग्लिश लैंग्वेज सिनेमा जो है वो पढ़ूँ या अंग्रेज़ी फिल्में बनाना दूरों से सीखूँ। जब मैं यहाँ से मूव किया यूके, तो तब मैंने जाके अकेडमीज में पढ़ा है। और मेरा ख्याल है कि जो कुछ काम टिकटॉक पे और फेसबुक पे, रील्स पे और इधर उधर हो रहा है, मैं उनको सलूट करता हूँ, बहुत लाड प्यार करता हूँ उन सारों से। ये रॉ फिल्म मेकर्स हैं, इन्हीं में से लोग सीखेंगे, आएंगे। अब आजकल तो हर आदमी फिल्म मेकर है और मैं वेलकम करता हूँ सारे फिल्म मेकर्स को। ठीक है कामरान, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने कोशिश की है फिल्म स्टूडियो की और एक तदरीसी एकेडमी भी इस हवाले से कायम किए जा सके, आपको क्या लगता है क्या उसका इम्पैक्ट होगा? और अगर हम इन पाकिस्तान बात करें तो पाकिस्तान में इन चीजों की कितनी ज्यादा जरूरत है? जी कामरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? कामरान से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आपकी मुलाकात हम करवा रहे थे डॉक्टर कामरान कुरैशी से, जो कि एक अवार्ड याफ्ता बरतानवी फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे थे। हमने इरम से भी बात की, उनका ये कहना था कि जो शॉर्ट कंटेंट जो लोग जितने भी बना रहे हैं, उनके कंटेंट की जो लाइफ है वो भी शॉर्ट है। वो मुझे उनकी लगी, डॉक्टर इरम ने जो कमेंट किया या जो मेरे सवाल का जो उन्होंने आंसर किया, शी वाज वेरी पॉजिटिव। और उन्होंने कहा कि ठीक है, उन लोगों को उससे फायदा होता है और वो करना चाहिए, और आजकल दौर की डिमांड भी है, लेकिन जो ट्रेडिशनल काम हो रहा है, जो प्रॉपर प्रोफेशनली हो रहा है, वो भी होना चाहिए, उसी तरीके से हो रहा है और उस पर कोई इम्पैक्ट या बैड इम्पैक्ट नहीं आ सकता। बिल्कुल, कामरान ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। कामरान, मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी फिल्म से रिलेटेड हमें थोड़ा बताइएगा, कब फिल्म आ रही है मंजर आम पर? अच्छा, फिल्म इस वक्त सेल्स प्रोसेस में है और साथ में फिल्म फेस्टिवल्स में ओवर 30 अवार्ड्स फिल्म ने लिए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूके, यूएस, इंडिया एंड यूरोप। 2 गाने हमने बड़े खूबसूरत बनाए। एक हमने तहरीर लैंग्वेज में गाना बनाया पिया के नाम से, और एक हमने ओनली लव मैटर्स के नाम से गाना बनाया है। म्यूजिक की एक बड़ी जबरदस्त टीम है जो जिसने बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया है और गाने भी बनाए। एक्टर्स बहुत जबरदस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून आप लोग सिनेमास में देखेंगे, OTT प्लेटफॉर्म पे देखेंगे मूवी को। हमारा इरादा है मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज करने का इसको। अच्छा, कौन कौन से अहम टॉपिक्स आप समझते हैं कि जिन पर डॉक्यूमेंट्रीज या फीचर फिल्म होनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपके तारुफ में भी करवाया कि बच्चों से मुतालिक जो टॉपिक्स हैं या जो सोसाइटी से मुतालिक जो इश्यूज हैं उस पर आप काम करना चाहते हैं और कर भी रही हैं, तो कोई ऐसा टॉपिक जिस हवाले से आप काम करना चाहें फ्यूचर में? मैं अभी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो एक बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी मूवी है जिस पब में शूट हुई है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब इन इंग्लैंड, वहीं पे हमने ये मूवी भी शूट की है। वो माजूर बच्चों के ऊपर है या स्पेशल बच्चों के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ कि स्पेशल बच्चों के ऊपर बहुत सारा काम होना चाहिए। इस तरह ब्लैक एक मूवी है इंडिया की, वो इसके ऊपर हुई, तारे ज़मीं पर है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, और हम स्पेशल बच्चों की जो स्टोरीज है उनके ऊपर लाके हम बहुत जबरदस्त फीचर फिल्म्स बना सकते हैं।
ठीक है कामरान, जिस तरह से हम आपके अवार्ड्स की फहरिस्त देख रहे हैं, जी इरम आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि जैसे कामरान ने जिक्र किया स्पेशल बच्चों का, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईलाइट करने वाली हैं और हमारे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे ऑटिज़म है और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आम बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को नहीं उसकी अवेयरनेस है। तो मैं समझती हूँ ये चीज़ें भी लाके हमें डिस्कस करनी चाहिए अपनी फिल्म्स में। यकीनी तौर पर ये डिस्कस करनी चाहिए। और जिस तरह से कामरान भी कह रहे हैं कि हम बॉलीवुड में तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रुझान है इन टॉपिक्स पर, बहुत ज़्यादा फिल्म्स बनाई जाती हैं और यकीनी तौर पर बनाई जानी चाहिए लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोग इस पर बात भी करें। एक पैरेलल सिनेमा जो है वो क्रिएट होना चाहिए। जिस तरह से हम आपके अवार्ड्स की कामरान एक फहरिस्त देख रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। सो हाउ डज इट फील कि आपने जो तमाम अचीवमेंट थी वो अपनी हासिल की हैं, जिस तरह से आपको एक शौक भी था उसको आपने परसू किया है? अच्छा, मैं जैसे अभी बता रहा था, खैर मैंने तो पहली फिल्म बनाई मुराद, ये भी मेरी ये फिल्म भी उसी टॉपिक के ऊपर ही है, ओनली लव मैटर्स। उसको इंडस टेलीफिल्म फेस्टिवल में पहला इनाम मिला था 5 लाख का, यहीं पे पाकिस्तान में ही। और उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे सीरियल्स हैं। मैं समझता हूँ कि शायद वो एक रॉ टैलेंट था, जैसे आपने बात की, और मुझे उस वक्त शायद उस तरह से मैंने पढ़ा लिखा नहीं था फिल्म का। और आज जब मैं PhD किया मैंने इंग्लिश लैंग्वेज फीचर फिल्म्स में, और पोस्ट डॉक भी मेरा फिल्म स्टूडियो से रिलेटेड ही है, तो बड़ा एक सेटिस्फेक्शन होता है अब जाके कि यार उस जमाने में जो मैं काम कर रहा था, अब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लिंक किया है बहुत अरसे बाद, और एकेडमीज में जाके प्रॉपर पढ़ना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी एकेडमीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ की एकेडमीज आजकल एक और रुझान है कि तमाम एकेडमीज वर्ल्ड वाइड जो उनके करिकुलम कनेक्ट कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट बॉडीज के साथ, और वो उनके साथ असेस कर रहे हैं अपना पढ़ाई का जो लेवल है। और हमें भी, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उनके साथ यहाँ की फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमीज को कनेक्ट करके हमारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है। डॉक्टर इरम और डॉक्टर कामरान, मैं आपसे कमेंट्स दोनों से लेना चाहूंगी, शॉर्ट कमेंट्स के पाकिस्तान में जिस तरह से अब फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से काम हो रहा है। रिसेंट हमारी मूवी भी आई, और मेरी अभी कल ही मैं फवाद खान का भी रिसेंट इंटरव्यू देख रही थी जो उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को दिया, और बहुत पसंद किया जा रहा है पूरी दुनिया में हमारी जो मूवीज़ हैं। आपको लगता है कि ये हमारा सिनेमा हमारा रिवाइव होगा, पाकिस्तान में अच्छी मूवीज़ बनेंगी? अगर म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो हमारे जो सिंगर्स हैं वो तो पूरी दुनिया में उनका नाम है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी, शॉर्ट कमेंट्स। मेरा ख्याल है बिल्कुल होगा इसमें। पाकिस्तान अगर आप उठा के देखें, अगर रीसेंट ट्रेंड देखें, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड की टॉप 20 जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसमें से है। आप 60 फीचर फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं। आई एम श्योर के लुकिंग एट द ट्रेंड पाकिस्तान बिल्कुल अच्छी तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे न्यू फिल्म मेकर्स आए हैं, नई चीजें लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और नए ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजी, हर चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। मेरा जो शॉर्ट मैसेज है वो ये होगा कि हम फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर काम करें जो फिल्म एंड टेलीविजन में आ रही हैं, और उनको अलाइन करें, उनको फैसिलिटेट करें हम, नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि इंडिविजुअली भी यकीनी तौर पर कोशिश करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कामरान कुरैशी और इरम कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन, और जिस तरह से फिल्म मेकिंग पर काम किया जा रहा है वो भी काबिल तारीफ। बिल्कुल, प्रोग्राम में वक्त हुआ इसके साथ ही एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अनवार, हम हेल्थ का सेगमेंट यूजुअली लेकर आते हैं अपने नाज़रीन के लिए, तो आज थोड़ा सा जो ये सेगमेंट है अनयूजुअल होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हम जब भी अनवार हमारी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं या फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो हम बड़े कॉन्शियस दिखाई देते हैं, हम अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन बड़ा फुकदान है अवेयरनेस का हमारे यहाँ कि हम अपनी इमोशनल हीलिंग की बात नहीं करते, हम स्पिरिचुअल हीलिंग की बात नहीं करते, इस बारे में हम गुफ्तगू नहीं करते, मेंटल पीस की बात नहीं करते। और अगर किसी को कोई थोड़ा सा इशू हो तो हम किसी अपने करीबी शख्स को बताना भी पसंद नहीं करते कि शायद एक टैग लग जाएगा, ठप्पा लग जाएगा। शायद बेसिक रीजन यही है कि हमें इन चीजों की अवेयरनेस भी नहीं है, हमें इसलिए हम आज का प्रोग्राम और ये सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं।
तो आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एनर्जी हीलिंग के हवाले से। आसान तरीके से डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूंगी, एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, वो डिटेल में रोशनी डालेंगे। अनवर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ कई मर्तबा ऐसे होता है, हम अपने गेस्ट से भी अभी डिस्कस कर रहे थे इन ब्रेक के, किसी शख्स की मौजूदगी में आप अच्छा महसूस नहीं करते या उसकी मौजूदगी हमें खटकती है, नेगेटिव वाइब्स कनेक्ट करती हैं और वो कई देर तक हमें परेशान किए रखती हैं। यकीनी तौर पर अगर आप किसी चीज से इरिटेट हो रहे हैं या कोई चीज आपको पसंद आ रही है तो आपका जो एनर्जी बेस्ड सिस्टम है वो डिफरेंट होगा, आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होंगी, आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो डिफरेंट होगा, आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लोगों से मिलना, पॉजिटिव लोगों से मिलना कितना जरूरी है। नेगेटिविटी को हम अपनी लाइफ में किस तरह से कट कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेस कितनी कम होगी, हम अपने काम पर कितना फोकस होंगे। तो बेसिकली एनर्जी हीलिंग है क्या, हम जानेंगे। राहीला अहमद साइकोथेरेपिस्ट हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन और इन स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम राहीला, सबसे पहले तो एनर्जी हीलिंग क्या है हमारे देखने वालों को बताइएगा। वालेकुम सलाम नबिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एनर्जी हीलिंग जैसे आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा हम अगर इसको और डीपली अंडरस्टैंड करें तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। जैसे ये जो चेयर है ये भी एनर्जी है, आप लोग भी एनर्जी, मैं भी एनर्जी, ये टेबल एनर्जी है, जिस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम लोगों तक पहुंच रहा है दैट इज ऑल्सो थ्रू एनर्जी। तो ये तो एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, सिर्फ ये है कि उसने मैटर की फॉर्म ले ली है। तो जब ये कंफर्म हो गया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, तो इसी तरह हमारे थॉट्स भी एनर्जी हैं और हमारे थॉट्स या ये सारी चीजें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। अब ये भी साइंस प्रूव करती है कि एनर्जी हैज वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। अब जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंसान आ जाता है तो वो वैसी चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू कर देता है। अब अगर आप खुद से एक पॉजिटिव इंसान हैं तो आप नेचुरली आपके इर्द गिर्द बहुत सारे पॉजिटिव लोग होंगे। अगर आप एक नेगेटिव इंसान हैं आपके इर्द गिर्द बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे। और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको लिंक करूंगी कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम हेल्थ के ऊपर जब हम जाते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उस तरह से हम अपने आप को फिजिकली ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली एवरी डिजीज इज अ डिसईज ऑफ द माइंड। अब डिसईज कैसे क्रिएट होता है, वो हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से क्रिएट होता है और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वहम बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज चूंकि टाइम चूंकि कम है तो मैं जरूर जानना चाहूंगी, जब हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं तो नेगेटिव वाइब्स हम तक पहुंच रही होती हैं। अगर मैं यहाँ पे तस्करा करूं नजरे बद का भी, जिसमें हमारी जो दीनी तालीमात है वो भी कहती है कि ये बरहक है और ये आपको डैमेज कर सकती है। हम अब एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा प्रोसीजर है, वो कौन सा अमल है कि हम वो करें, वो प्रैक्टिस करें और जो वो नेगेटिव एक वाइब है या जो नजर बद उसको हम ब्लॉक कर दें अपने पास, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए? अच्छा, बहुत छोटे आसान टिप तो ये है कि जैसे आपने कहा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं नजर बद को उससे बचने के लिए, तो पहले इसके पीछे एक और छोटी सी साइंस है जो समझ लें, दैट इज कि हमारा जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है ना, that is based on 4 things, that's thoughts, feelings, beliefs and actions। आपको अगर थॉट है कि मुझे नजर लग जाएगी, उससे आपका बिलीव बन जाएगा, ये तो जब भी मेरे घर आता है मुझे नजर लगा देता है। फिर उसके बाद आपके एक्शंस भी और आपका बिहेवियर भी वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखें। जैसे हम इम्यूनिटी अपनी बिल्ड करते हैं तो वी आर लेस प्रोन टू कैच डिजीजेस, इसी तरह हमने अपनी मेंटल और इमोशनल इम्यूनिटी बिल्ड करनी है कि क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है। वेरी ट्रू। अच्छा, मैंने एक बात सीखी अनवार जिंदगी में, मुझे किसी ने बताई और मैंने उसको फॉलो किया कि जिंदगी में खुशगुमान होना सीखिए। हम हर चीज का जो रिजल्ट है या नतीजा है वो पहले से ही अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि नहीं मैं तो फेल हूंगा। उसके लिए एफर्ट करो, उसके लिए स्ट्रगल करो एंड यू शुड फील हैप्पी अबाउट दैट। स्पेसिफिकली क्या तरीकाकार है इसका? एंड रिजल्ट हमेशा आप अपने जहन में रखें। और अगर हम इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके, हम क्यों हमें कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी और चारों कल पढ़ के निकलें, क्योंकि उसकी भी एक सर्टेन वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब आप वो पढ़ते हैं, अपने ऊपर फूंकते हैं, तो आपका ऑरा एकदम से प्रोटेक्शन में आ जाता है। एक स्ट्रॉन्ग, अल्लाह ताला ने हमारी ये फिजिकल बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए एक एथेरिक बॉडी रखी है। हमारे आसपास का जो भी एनर्जी का है वो हमारा ऑरा है, जिसको आई थिंक उर्दू में हाला कहते हैं।
तो एक लाइट का एक ऑरा होता है हमारे इर्द गिर्द, तो असल में इसका जो टेक्निक है दैट इज टू स्ट्रेंथन दैट ऑरा, और उसकी बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स है। आप ग्राउंडिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करके कर सकते हैं, आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, आप ब्रेथ वर्क के थ्रू कर सकते हैं, ऑफ कोर्स फिजिकल एक्सरसाइज। जो लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, उनके लिए इमीडिएट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा गाइड कर सकें? अच्छा, इमीडिएट, सबसे पहले तो इमीडिएट का वर्ड निकाल, ठीक है, क्योंकि हम एज अ नेशन बहुत इम्पेशेंट हैं, और इम्पेशेंसनेस अगेन नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। हर चीज सुकून से और पेशेंटली भी हो सकती है। और डिप्रेशन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो डिप्रेशन की वी हैव टू सी द रीजंस बिहाइंड इट कि कहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन इज नथिंग बट डिप्रेसिंग ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। हम दबाते जाते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते, कुछ करते नहीं है। तो जब एक क्लस्टर ऑफ नेगेटिव इमोशंस आ जाता है तो इंसान बिल्कुल जैसे आप एक बोरी ले, उसके अंदर चीजें भरनी शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता वो भारी होती जाएगी। इसी तरह हमारे अंदर भी जो थॉट्स और इमोशंस है वो भारी होते जाते हैं। तो इंसान, अब डिप्रेशन वाले लोग ना हंस सकते हैं, काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली इन द फर्स्ट प्लेस डिप्रेशन आता क्यों है? एक तो ये कि आप अपने फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, आप उनको कुछ करते हैं, उनके लिए कोई एक्चुअली यू डोंट टॉक टू एनीवन, यू डोंट डू एनीथिंग फॉर दैट। सेकेंडली, जो डिप्रेशन का नंबर 1 रीजन है, जो अब रिसर्च भी प्रूव कर रही है, वो ये है कि लोग, पीपल डोंट हैव अ गोल, उनके लिए करने को कुछ नहीं है। आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो फारिग तरीन लोग हैं ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव भी वो उनके अंदर डिप्रेशन होता है। अच्छा, फोकस बहुत सारे लोग अपने वर्क प्लेस पे नहीं कर पाते, अपने काम में नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते किसी काम पर। जब उनको असाइनमेंट दी जाती है तो दिमाग बहुत सारी उलझनों का शिकार होता है, थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। तो फोकस कैसे करना है? फोकस करने के लिए फोकस, कंसंट्रेशन, ध्यान, इस सब के लिए मेडिटेशन है और ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क, आई एम सच अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ ब्रेथ वर्क, क्योंकि अगर आप देखें नेचर को, अगर आप देखें तो आप खाने के बगैर भी 3-4 दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर भी 1-2 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ब्रेथ के बगैर आप बड़े से बड़ा योगी भी 4 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। सो ब्रेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम सांस लेने में भी जल्दी करते हैं, उसकी भी एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और अगर आप देखें तो सबका सांस बिल्कुल शैलो है, इधर अटका हुआ है, हम तेज तेज से सांस लेते हैं। अगर आप अपने सांस को गहरा और लंबा करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स स्लो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप तेज तेज से खाना खाते हैं, तेज तेज से बात करते हैं, तो नेचुरली आपका दिमाग का प्रोसेस बहुत तेज होगा, क्योंकि एक थॉट के बाद दूसरी आनी है। अगर आप आराम से सोच सोच के बात करेंगे तो आपका, एक तो आपको ब्रीदिंग भी आपकी सही रहेगी और फिर आपके दिमाग में थॉट्स भी कम होंगे। अब मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? ब्रेथ और मेडिटेशन दोनों कंबाइन कर सकते हैं। आप आंखें बंद करें, आप गहरे 10 डीप ब्रेथ्स लें और फिर सिर्फ अपने सांस को देखना शुरू करें, जिसको ब्रेथ वॉचिंग की टेक्निक कहते हैं। तो अगर आप सिर्फ अपने सांस को महसूस करें कैसा आ रहा है, छोटा है, लंबा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, अब्रप्ट है, शॉर्ट है, फास्ट है, तो आप ये सारी चीज़ें महसूस करें। ऑल्सो देन वो 5 सेंसेस को आप देखें ना कि इसके अंदर इसकी फीलिंग कैसी है, इज इट कोल्ड, इज इट वार्म। आप इन सारे सेंसेशंस पे जब आप अपना ध्यान लेके आते हैं तो फिर आपकी फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़नी शुरू होती है। और वो कैसे होती है कि जब आप थोड़ा सा उसको रेस्ट देते हैं ना, ब्रेक देते हैं एक पॉइंट पे फोकस करके, तो आपके थॉट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है कि जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फिर आप डीकंप्रेशन लगा देते हैं। तो इस तरह से जो एनर्जी हीलिंग है आजकल, जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, फाइनेंशियली सामना है, तो फाइनेंशियली तौर पर भी हेल्प आउट कर सकता है। और सेकेंडली, जितने भी अब इदारे हम देखते हैं वहाँ पर मल्टीटास्किंग का रुझान है। मल्टीटास्किंग, अगर लोग आजकल मल्टीटास्कर नहीं हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को या अपने कामों को बेहतर नहीं कर पाते। ये कितना नुकसानदेह है या कितना फ़ायदेमंद है? आपने 2 बहुत बड़ी बातें पूछी। पहले हम पहली वाली बात का जवाब देते थे कि आपने फाइनेंसेस का कहा कि उससे, अब अगर आप स्ट्रेस का लेवल देखें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस का लेवल है, मेरे पास भी जितने क्लाइंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं से घूम फिर के फाइनेंसेस पे बात आ जाती है कि फाइनेंसेस की वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोगों का सुन रही थी कि आपने कहा कि लियोनार्डो को ऊपर पैसे की बारिश हो रही है। आजकल पैसे की बारिश हो सकती है, 100% हो सकती है, वो भी एनर्जी हीलिंग के थ्रू ही हो सकती है। लियोनार्डो ने क्या किया? एवरीवन बिलीव्स कि उसने बहुत मेहनत की, उसका एक विजन था, एक फोकस था।
तो अगर हम भी वही वाला फॉर्मूला अपना लें और अगर हम ये बिलीव कर लें कि हमारे ऊपर भी पैसे की बारिश हो सकती है या हो रही है और हम पैसे कमा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड मीन्स से हमें पैसे आ रहे हैं, तो 100% आएंगे। और इसकी भी मेडिटेशंस हैं, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकती हूं। हम चूंकि क्लोजिंग के जाने पर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्विकली अगर आप थोड़ा सा क्विकली शॉर्ट बताएं। हाँ, सो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनको हम चक्रास कहते हैं। तो पैसे का ताल्लुक हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से है, वो जो पेट का चक्रा होता है। अब सोलर प्लेक्सस चक्रा का जो कलर है वो होता है येलो। अब अगर आप थोड़ा सा इधर हाथ इस तरह से रखें और अगर आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग करें, बट यू ऑलवेज हैव टू अनक्रॉस योर लेग्स, आपने किसी भी किस्म की मेडिटेशन करनी है। तो अगर आप अपने पेट के ऊपर तवज्जो देके थोड़ी डीप ब्रीदिंग करें तो आप इस एरिया को एक्सपैंड करते हैं और इधर थोड़ी एनर्जी बिल्ड होनी शुरू होती है। फिर आप तसव्वुर करें कि वो एनर्जी बाहर निकल रही है हाथों तक, और फिर आप इसको ऐसे खींच के ऊपर लेके आए अपने थर्ड आई तक, और फिर आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे ऊपर पैसे की बहुत बारिश हो रही है, अल्लाह के फजल से लाइक रिपीट एनी मंत्रा 10 टाइम्स। आई एम श्योर कि लोग यही करने वाले हैं। आज से हमारी टीम में तो बता दिए कि वो यही करने लगे हैं वो वेट नहीं कर रहे हैं। इसके साथ मेहनत भी करें, अपनी मोटिवेशन भी हाई रखें, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कोई विजन होना चाहिए हर चीज को लेकर, जिस तरह से हमने रोनाल्डो को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।